अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी जो हमने नया टॉपिक आज स्टार्ट करना है वो है आइसोटोप्स और उनके मैसेज। तो सबसे पहले आइसोटोप की डेफिनेशन देखें। आइसोटोप्स जो हैं वो किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मैस नंबर फ़र्क हो। यानी उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट हो लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम हो। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले कार्बन के आइसोटोप्स देखें तो ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। इसमें देखें तो उनके तीनों के न्यूट्रॉन्स में फ़र्क है। प्रोटॉन तीनों में 6-6 है लेकिन एक में न्यूट्रॉन 6 हैं, एक में न्यूट्रॉन 7 हैं और एक में न्यूट्रॉन 8 हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखें तो हाइड्रोजन ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है। तो जो हाइड्रोजन है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है लेकिन ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इसके बाद अगर हम आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो एक जैसी ही होती हैं तीनों एटम्स की, या जितने भी एटम्स हों आइसोटोप्स, लेकिन उनके तबई खसूसियात जो हैं वो काफ़ी फ़र्क होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आ जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके कई आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं तो वो एनर्जी रेडिएशंस की सूरत में खारिज करते रहते हैं। इन रेडिएशन खारिज करने के अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और ऐसे आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसकी मिसालों में हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्राइटियम है, जबकि बाकी दो जो इसके आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल हैं। नेक्स्ट आगे आ जाता है जी रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके क्या है कि जब कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशंस खारिज करता है तो वो एक दूसरे एलिमेंट में चेंज होता है। इस अमल को रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। और नया बनने वाला एलिमेंट जो है वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। जैसे हम यूरेनियम की एग्जांपल लें। यूरेनियम बच्चों रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये टूट कर थोरियम में और बहुत सारी एनर्जी खारिज करता है। तो ये स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है। जो थोरियम इससे बनता है वो भी अनस्टेबल होता है और वो फिर प्रोटेक्टीनियम में चेंज हो जाता है और साथ उसकी बहुत सारी एनर्जी खारिज होती है। इसकी अगली एग्जांपल देखें तो वो बिस्मिथ है जो कि थीलियम में टूटता है और बहुत सारी एनर्जी खारिज करता है। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक आ जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमाल। तो इसकी भी मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है मेडिकल में इस्तेमाल। तो डॉक्टर्स बीमारियों की तशखीस के लिए कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को मरीज़ के जिस्म में दाखिल करते हैं और उस की मदद से या कैमरे की मदद से जिस भी बीमारी की तशखीस करनी हो उसके तस्वीर ली जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्टीनियम ने इंसानी अज़ा मिसाल के तौर पर दिमाग और फेफड़ों की तस्वीर ली हैं। तो नंबर 2 पे आ जाता है कार्बन डेटिंग। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है ये कार्बन डेटिंग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हम कार्बन 14-6 की मदद से नामियाती मटीरियल्स की उम्र की मालूम कर सकते हैं। इस तरीक़ाकार के तहत किसी मुर्दा पौधे या मुर्दा जानवर की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है कि ये पौधा या जानवर कब मरा था और इसकी उम्र कितनी है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है जी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मेटल्स और कंक्रीट की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है कि इनको सस्ती बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 पे आ जाता है कि इनको तेल के कुएं की निशानदही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 पे कि मेडिसिन में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कैंसर और थायराइड से मुतल्लिक बीमारियों की तशखीस और उनके इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा छोटा सा टॉपिक है रेडियो एक्टिव माखज़ की मदद से एटम्स की आयोनाइजेशन। तो जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को की बम्बार्डमेंट की जाती है या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में से जब रेडिएशंस खारिज होती हैं तो एटम्स कई मरतबा आयंस में बढ़ जाते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो एटम्स की आयोनाइजेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ बच्चों एग्जांपल सोडियम की दी हुई है कि अगर सोडियम के एटम से इन रेडिएशंस को टकराया जाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाते हैं और नतीजतन सोडियम एटम सोडियम कैटायन में तब्दील हो जाता है। तो ये नीचे इसकी इक्वेशन दिखाई गई है कि सोडियम और बहुत सारी एनर्जी खारिज होती है और इससे सोडियम कैटायन प्लस एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है।
नेक्स्ट बच्चों, अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारी रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। तो ये 1961 में कीमियादानों ने मास के एक नए पैमाने को इख्तियार किया जिसकी मदद से हम एटम्स के तकाबली मासेस मालूम कर सकते हैं। तो इस स्केल की रूह से किसी एलिमेंट के एटम का रिलेटिव मास उसका वो मास होगा जिसको कार्बन 12 के मास के मुकाबले के बाद निकाला जाएगा। के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज एटॉमिक मैस यूनिट में ज़ाहिर किए जाते हैं जो कि कार्बन 12 के मैस के 1/12 हिस्सा के बराबर होते हैं। ताहम किलोग्राम स्केल पर इसकी कीमत दर्ज झैल है। 1 AMU जो है ये बराबर है 1.67377 इंटू 10⁻27 kg। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एटम का मैस एटॉमिक मैस स्केल के मुताबिक 1.007 AMU है, जबकि सल्फ़र के एक एटम का मैस 31.972 AMU है। इस चैप्टर का बच्चों लास्ट टॉपिक जो है वो है आइसोटोप्स की मिकदार की मदद से रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना। आमतौर पर एक एलिमेंट में मुख्तलिफ मास नंबर रखने वाले कई आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। इन मास नंबर्स को रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो हर आइसोटोप जिस कुदरती मिकदार में पाया जाता है उसको आइसोटोपिक मिकदार कहते हैं। अब हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला है M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 एंड कैरी ऑन बाय 100। इस मसावात में M जो है ये आइसोटोप के रिलेटिव एटॉमिक मास को ज़ाहिर करता है, जबकि P जो है वो इसकी कुदरती मिकदार को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल है क्रिप्टॉन की। क्रिप्टॉन के टोटल 5 आइसोटोप्स हैं और इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस और इनकी कुदरती मिकदारें टेबल में आपको दी हुई हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस देखिए तो 80, 82, 83, 84, 85 और कुदरती मिकदारें देखें तो 2%, 12%, 12%, 57% और 17%। तो क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, इन सब को आपने फार्मूला में पुट करना है, यानी मैस को कुदरती मिकदार से सबसे पहले मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करके फिर 100 से उसको डिवाइड कर देना है। ये देखिए आपके सामने शो भी हो रहा है। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाती है वो 83.7 आ जाती है। बच्चों इसके साथ ही आज का चैप्टर और आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।